Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Ikra Nazish and I'm your biology teacher. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम सिस्टम्स को स्टडी किया था, ठीक है, जिसमें हमने 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम और हमने 5 किंगडम सिस्टम को देखा था, ठीक है, कि किस किस तरह से रिसर्च हुई, कैसे स्टडी हुई। पहले 2 किंगडम सिस्टम बना, फिर 3 किंगडम सिस्टम बना और उसके बाद जो है वो 5 किंगडम सिस्टम बना। और आज तक जिस किंगडम सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं वो है 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और चीज भी लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी, जो थी डोमेन, ठीक है, 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया, बड़ा डिटेल मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। तो अगर किसी ने मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो मेरा लेक्चर नंबर 4 अटेंड कर सकता है, ठीक है, सुन सकता है मेरे चैनल पे जाके। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर नंबर 4 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ठीक है, तो वो आप सुन लीजिएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर को रिकॉल करवाने का जो मेरा पर्पस था वो ये था कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली उस पर बेस करता है, ठीक है। हमने उसमें डोमेन्स को देखा था, 3 डोमेन सिस्टम को हमने स्टडी किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आज के टॉपिक में हम सारी डोमेन्स को देखेंगे, उसको डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, कि जो डोमेन्स बनाई थी इनको बनाने का पर्पस क्या था और ये क्या है, इनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस थे जिसकी बेस पे इन्हें जिसकी बेस पे जो है वो 3 डोमेन्स बनाई गई। इसके अलावा क्या सिमिलैरिटीज थी, जिन सिमिलैरिटीज की बेस पे एक डोमेन में ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, डोमेन्स को देखने से पहले मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ कि डोमेन क्या होती है, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट 2 to 3 लेक्चर से पढ़ाती आ रही हूँ, बताती आ रही हूँ कि डोमेन क्या है। मैं आपको अगेन जो है वो रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता होगा कि कार्ल लिनस ने 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स दिए थे, ठीक है। उन टेक्सोनोमिक रैंक्स में जो हाईएस्ट रैंक था, हाईएस्ट लेवल था टेक्सोनोमिक हायरार्की का, वो था किंगडम, ठीक है। और जो लोएस्ट लेवल था वो था स्पीशीज, ठीक है। होपफुली आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, 1977 में एक साइंटिस्ट थे कार्ल वूज, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, एक और रैंक इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, जिसे डोमेन कहते हैं। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, जस्ट मैं रिवाइज कर रही हूँ एक आपकी बेस बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या हो गया कि जब 1977 में इसने डोमेन इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, तो जो डोमेन था वो हाईएस्ट रैंक हो गया, पहले किंगडम था। अच्छा, अब जो डोमेन है वो हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट रैंक, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब कार्ल रूस ने डोमेन को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया था? उसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे ना इस दुनिया में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, अगर दे आर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उसने उन्हें 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था, ठीक है। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसने 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट डोमेन थी आर्किया, फिर बैक्टीरिया थी और उसके बाद यूकेरिया थी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 1 by 1 इन्हीं डोमेन्स को स्टडी करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जितने भी साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब स्टडी किया ना, उन पे रिसर्च की, ठीक है, तो उन्होंने कुछ फीचर्स की बेस पे, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उन ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में रखा, ठीक है, जो यही थी डोमेन आर्किया, बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया। अब डियर स्टूडेंट्स, उन साइंटिस्ट ने किन फीचर्स की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। वो हमारे पास है सेल टाइप, ठीक है। साइंटिस्ट ने सेल टाइप को स्टडी किया ऑर्गेनिजम्स की। अच्छा, सेल टाइप में ये था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक थे, कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने हुए थे, कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे वो यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने हुए थे। फिर इनमें मजीद जो है वो भी डिफरेंशिएशन थी, कुछ यूनिसेलुलर थे, कुछ मल्टी सेलुलर थे, ठीक है, यानी एक सेल से मिलके बने हुए थे और कुछ मैनी सेल से मिलके बने हुए थे, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल को स्टडी किया, ठीक है, सेल वॉल की कंपोजिशन को स्टडी किया, तो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल की कंपोजिशन भी डिफरेंट थी, ठीक है। उसके बाद जी न्यूक्लियस को स्टडी किया। कुछ ऑर्गेनिज्म से उनमें न्यूक्लियस मौजूद था, कुछ ऑर्गेनिज्म से उनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। कुछ ऑर्गेनिज्म से उनमें डीएनए मौजूद था, कुछ ऑर्गेनिज्म से उनमें डीएनए मौजूद नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टडी किया। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ थे, कुछ हेटेरोट्रॉफ थे, ठीक है, कुछ जो है वो डिकम्पोजर्स थे, ठीक है। और उसके बाद इन्वायरमेंट देखा ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, कि किस किस इन्वायरमेंट में कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, साइंटिस्ट ने इन फीचर्स की बेसिस पे ना, इन 6 फीचर्स की बेसिस पे, वैसे तो काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, लेकिन मेनली इन फीचर्स की बेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया, जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो टोटली इन फीचर्स पे बेस करेगा, ठीक है। जो हमने कंपैरिजन करना है, जो हमने डिफरेंशिएट करना है ऑर्गेनिजम्स को तीनों डोमेन्स में, ठीक है, वो हम टोटली इन फीचर्स की बेस पे करेंगे, ठीक है। हम तीनों डोमेन्स की सेल टाइप भी देखेंगे, ठीक है।
کہ جتنے بھی آرگنزم اس ڈومین میں موجود ہیں ان کی سیل ٹائپ کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم کمپیریزن کریں گے, اس کے بعد سیل وال, نیوکلیس, ان میں ڈی این اے ڈفرینس, پھر موڈ آف نیوٹریشن, اور اس کے بعد انوائرمنٹ, ٹھیک ہے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر اسی کے اکارڈنگ اگر آپ اس کو یاد کریں گے نا, اس کو, ٹھیک ہے, چیزوں کو, ڈومینس کو, ان کی کریکٹرسٹکس کو, تو آپ کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس چلتے ہیں اپنے پراپر ٹاپک کی طرف, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھنی ہے ڈومین آرکیا, ٹھیک ہے. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو ڈومین آرکیا ہے نا, اس میں موسٹ پریمیٹیو آرگنزمز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے قدیم, سب سے پرانے آرگنزمز وہ آ جاتے ہیں ڈومین آرکیا میں. اور وہ جو آرگنزمز تھے نا, ان کا جو سیل ٹائپ تھا, ٹھیک ہے, ہمارا جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے سیل ٹائپ, ٹھیک ہے. تو ہم نے سب سے پہلے ہم سیل ٹائپ دیکھیں گے ان آرگنزمز کی. تو ان کی جو سیل ٹائپ تھی نا, ایک تو یہ یونیسیلولر تھے, ٹھیک ہے, یعنی ایک قسم کے سیل سے مل کے بنے ہوئے تھے. اور اس کے بعد یہ پروکیریوٹک سیل سے مل کے بنے ہوئے تھے, یعنی یہ پروکیریوٹس تھے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تین چیزیں ہو گئی ہیں. سب سے پہلے تو کہ یہ موسٹ پریمیٹیو آرگنزمز تھے, اس کے بعد یہ یونیسیلولر تھے, اور یہ پروکیریوٹک سیل سے مل کے بنے ہوئے تھے, یعنی یہ پروکیریوٹس تھے, ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھنی ہے سیل وال کمپوزیشن, ٹھیک ہے, سیکنڈ پوائنٹ جو ہمارا ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس, ان کی جو سیل وال تھی نا, ٹھیک ہے, یعنی یہ یونیسیلولر تھے, پروکیریوٹک سیلز تھے, ان پروکیریوٹک سیلز کی جو سیل وال تھی وہ پولی پیپٹائڈز اور پروٹینز سے مل کے بنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ آپ کو کلیئر ہو گیا سیل ٹائپ اور سیل وال. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب جو سیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سیل وال ہو گئی, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر نیوکلیس بھی موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا. لیکن کیونکہ یہ پروکیریوٹک سیل سے مل کے بنے ہیں, ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو ان میں نیوکلیس موجود ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. بالکل بھی ان کے اندر نیوکلیس موجود نہیں ہوگا, نیوکلیس ایبسینٹ ہوتا ہے ان میں, ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اب نیوکلیس اگر ایبسینٹ ہے تو جو ہمارا ڈی این اے ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ جو ڈی این اے ہے وہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے. لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر نیوکلیس موجود نہ ہو تو اس آرگنزم میں ڈی این اے نہ ہو, سیل میں ڈی این اے نہ ہو, ٹھیک ہے. لیکن ڈومین آرکیا کے جو آرگنزمز ہیں, ان میں نیوکلیس بھی نہیں ہوتا اور ان میں ڈی این اے بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پھر اب آپ یہ کوسچن کریں گے کہ پھر یہ کس سے مل کے بنے ہوتے ہیں, تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آر این اے سے مل کے بنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں ڈی این اے نہیں ہوتا, آر این اے سے. اور آر این اے کی بھی 3 ٹائپس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹرانسفر آر این اے, میسنجر آر این اے اور رائبوسومل آر این اے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو ڈومین آرکیا کے آرگنزمز ہیں یہ رائبوسومل آر این اے سے مل کے بنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی تک میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ یونیسیلولر ہوتے ہیں, پروکیریوٹک سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں, تو یہ پروکیریوٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ موسٹ پریمیٹیو آرگنزمز ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کی جو سیل وال ہے وہ پولی پیپٹائڈ سے مل کے بنی ہے اور پروٹین سے مل کے بنی ہے, ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس کے بعد ان میں نیوکلیس نہیں ہوتا اور ان میں ڈی این اے بھی نہیں ہوتا, یہ رائبوسومل آر این اے سے مل کے بنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو سیل ہوتا ہے اس میں سیل وال ہوتی ہے, وہ ہم نے دیکھ لی اس کی, ٹھیک ہے. اور ہم نے نیوکلیس بھی دیکھ لیا. اس کے بعد سیل میں سیل میمبرین بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو ڈومین آرکیا کے جو آرگنزمز ہیں ان کی جو سیل میمبرین ہے نا وہ کچھ یونیک لپڈ سے مل کے بنی ہے, ٹھیک ہے. اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں کچھ ایسے یونیک لپڈز موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ڈومین آرکیا کے آرگنزمز ہیں یہ ایکسٹریم انوائرمنٹ میں سروائیو کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایکسٹریم انوائرمنٹ میں, اب وہ ایکسٹریم انوائرمنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے, لائک بہت زیادہ ہاٹ انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, اور ایکسٹریم ایسیڈک انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, یا ایکسٹریم سالٹی انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو آرگنزمز ہیں ڈومین آرکیا کے, جتنے بھی آرگنزمز ہیں وہ ایکسٹریم انوائرمنٹ میں سروائیو کر جاتے ہیں. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ ان کی جو میمبرین ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایسے یونیک لپڈز پائے جاتے ہیں جو انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ یہ ایکسٹریم انوائرمنٹ میں سروائیو کر سکیں, ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہاں تک ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو سیل ٹائپ بھی بتا دی ہے, سیل وال بھی بتا دی ہے ڈومین آرکیا کی. اس کے بعد میں نے آپ کو نیوکلیس بتا دیا کہ ان میں نیوکلیس نہیں ہوتا. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو یہ بتا دیا ان میں ڈی این اے بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھنا ہے موڈ آف نیوٹریشن, ٹھیک ہے, کہ یہ اپنی خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا موڈ آف نیوٹریشن کیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو ڈومین آرکیا ہے ان کا موڈ آف نیوٹریشن جو ہے وہ ہے فوٹوسنتھیسس, ٹھیک ہے. موسٹلی جو موسٹلی ان کے آرگنزمز ہیں وہ آٹوٹرافس ہیں, ٹھیک ہے. آٹوٹرافس کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں کلوروفل موجود ہوتا ہے, جو فوٹوسنتھیسس کرتے ہیں اور اپنا فوڈ خود پریپیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آٹوٹراف تو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فوٹوسنتھیسس تو کرتے ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دے ڈونٹ پروڈیوس آکسیجن, ٹھیک ہے. یہ ان میں فرق ہے. یہ فوٹوسنتھیسس کرتے ہیں پلانٹس میں اور ان میں ڈفرنس ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس, ان کے کچھ آرگنزمز ایسے بھی ہیں کہ کچھ اسپیشیز ایسی بھی ہیں, ٹھیک ہے, جو کیا کرتی ہیں, کچھ ان آرگینک کمپاؤنڈ سے انرجی ابزارب کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو پروسیس ہے ان آرگینک کمپاؤنڈ سے انرجی ابزارب کرنا, اس کی بیس پہ یہ ہیٹروٹروفک موڈ آف نیوٹریشن بھی شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس کو آپ نے بڑے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. موسٹلی جو ہے ان کے آرگنزمز وہ ہیں آٹوٹراف,
फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं डोमेन आर्किया की जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी अब्सॉर्ब करती हैं, ठीक है, और इस बेस पे वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करवाती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको बताए हैं, सल्फर है, अमोनिया, मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको, ठीक है, कि इस तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब अच्छा, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आ जाता है इनका इन्वायरमेंट, कि ये किस तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सॉइल है, ओशंस है, ठीक है, इसके अलावा और भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव करते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस पे इन्हें हम डोमेन आर्किया में रखते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, टेक्सोनोमिक रैंक का हाईएस्ट लेवल डोमेन है, उसके बाद आ जाता है किंगडम, ठीक है, और ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो डोमेन्स हैं इनको फर्दर किंगडम में डिवाइड करते हैं, ठीक है, डोमेन्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डोमेन आर्किया है इसको किस किंगडम में डिवाइड किया था, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है, तो जिन्होंने मेरे लास्ट लेक्चर लिए हैं उनको पता होगा कि डोमेन आर्किया को हम किंगडम आर्किया बैक्टीरिया में आगे डिवाइड कर देते हैं। इनका जो किंगडम होगा वो होगा किंगडम आर्किया बैक्टीरिया, इनका सिर्फ एक ही किंगडम है, ठीक है, किंगडम आर्किया बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि किंगडम आर्किया बैक्टीरिया में किस किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स और एसिडोफाइल्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो मिथेनोजेंस हैं, ठीक है, ये इनमें जब मेटाबॉलिज्म होती है ना, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है इनमें, तो उसमें ये एज अ बाय प्रोडक्ट मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मिथेनोजेंस ये। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स और एसिडोफाइल्स। मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको बार बार एक चीज बताई है कि बायो में ना ऐसी टर्म्स होती हैं कुछ, ठीक है, जो 2 वर्ड से मिलकर बनी होती हैं, बल्कि मोस्टली आप कह लें, ठीक है, अगर आपको उसका मतलब समझ आ गया, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप उस टर्म को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स, इन तीनों में फाइल्स 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 आ रहा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फाइल का मतलब है लविंग, ठीक है, और अट्रैक्टेड टू, ठीक है। अब यहाँ पे हेलो फाइल का मतलब हो गया लविंग और अट्रैक्टेड टू, ठीक है, आप कुछ भी लगा लें, लविंग ऑफ या अट्रैक्टेड टू, और हेलो का मतलब है सॉल्ट, ठीक है, और यहाँ पे थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, जहां पे भी थर्मो का वर्ड यूज हो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर की बात हो रही है। फाइल का मतलब हो गया लविंग, ठीक है, एसिडो फाइल में एसिड और फाइल का मतलब लविंग, तो इसका क्या मतलब बना, हेलो फाइल्स साल्ट लविंग, थर्मोफाइल टेम्परेचर लविंग, और एसिडोफाइल का मतलब बना एसिड लविंग, ठीक है। यानी जो हेलोफाइल्स होते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साल्ट लविंग होते हैं, यानी एक्सट्रीमली साल्टी एरिया में मौजूद होते हैं, और जो थर्मोफाइल्स होते हैं ये एक्सट्रीमली हॉट एरियाज में मौजूद होते हैं, ठीक है, और जो एसिडोफाइल्स होते हैं एक्सट्रीमली एसिडिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये किंगडम आर्किया बैक्टीरिया की 4 एग्जांपल्स हो गई हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसकी एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा डोमेन आर्किया और उसके बाद किंगडम आर्किया बैक्टीरिया, हमने फर्स्ट डोमेन देख लिया, ठीक है, डोमेन आर्किया। अच्छा, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है सेकंड डोमेन, दैट इज डोमेन बैक्टीरिया, ठीक है। अब हमने देखना है कि डोमेन बैक्टीरिया में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, और डोमेन बैक्टीरिया को भी डियर स्टूडेंट्स सेम हम इन्हीं फीचर्स की बेस पे हम इनको भी स्टडी करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सेल टाइप आ जाएगी, ठीक है, तो सेल टाइप में डियर स्टूडेंट्स जो डोमेन बैक्टीरिया है इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, और वो भी प्रोकैरियोट्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। तो अब आपके जहन में ये चीज आएगी कि ये भी यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने थे, और ये भी यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने हैं, तो उनको डिफरेंट डोमेन्स में क्यों रखा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना भी चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों हैं तो यूनिसेलुलर, ठीक है, दोनों डोमेन्स की ऑर्गेनिज्म, और दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने हैं, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट इनके फीचर्स है ना उनमें काफी डिफरेंस है, ठीक है। तो उन डिफरेंसेस की बेस पे इन्हें सेपरेट डोमेन में हमने रखा, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये यूनिसेलुलर हो जाएंगे और ये प्रोकैरियोटिक हो गए, ये प्रोकैरियोट्स हो गए, यानी ये भी प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इनकी सेल वॉल, ठीक है, इनकी सेल वॉल पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन से मिलके बनी थी, इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी है, ठीक है, हो गया डिफरेंस, ठीक है, दोनों हैं यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, लेकिन सेल वॉल डिफरेंट है, उनकी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन से मिलके बनी है, इनकी जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक और सिमिलैरिटी भी है इनमें, ठीक है, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता,
इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का मतलब ही यही है ना कि उनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इनमें भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं है और इसमें भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि न्यूक्लियस का मौजूद ना होना ये जाहिर नहीं करता कि उस ऑर्गेनिज्म में डीएनए मौजूद नहीं है, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस नहीं था लेकिन इनमें डीएनए नहीं था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है लेकिन इनमें डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि जी डीएनए तो न्यूक्लियस में मौजूद होता है, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि डीएनए जो है वो तो न्यूक्लियस में मौजूद होता है, लेकिन जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो इनमें डीएनए कहाँ गया? तो इसका भी एक आंसर है मेरे पास डियर स्टूडेंट्स। इनका जो डीएनए है वो इनके साइटोप्लाज्म में सबमर्ज होता है, ठीक है। इनका जो डीएनए है वो कहाँ होता है? इनके साइटोप्लाज्म में। सेल है ना, सेल में सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और फिर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इनमें दोनों में न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो डीएनए है वो इसके सेल साइटोप्लाज्म में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, लेकिन अब बैक्टीरिया जो है, आपको पता है बैक्टीरिया कहाँ है? हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर। सॉइल में, वाटर में, एयर में, इनफेक्ट इन ह्यूमंस, हमारे अंदर भी मौजूद होते हैं बैक्टीरिया, हर जगह मौजूद होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने इस डोमेन की भी आपको सेल टाइप भी बता दी है, ठीक है, स्ट्रक्चर बता दिया है, सेल वॉल बता दिया है, न्यूक्लियस प्रेजेंस बता दिया है, यानी है या नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, डीएनए का भी बता दिया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा इसका इन्वायरमेंट भी बता दिया कि ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। अब उसके बाद हमने देखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली क्या था? ऑटोट्रॉफ था, ठीक है, लेकिन कुछ इनकी स्पीशीज जो है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करवाती थी। और जो बैक्टीरिया होते हैं ना, डोमेन बैक्टीरिया, इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना डियर स्टूडेंट्स वो है हेट्रोट्रॉफ, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ। मोस्टली इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी स्पीशीज हैं, वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते ये, ठीक है, एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और ये हम कह सकते हैं कि इनकी कुछ जो स्पीशीज हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करती हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि इनमें जो है मोस्टली ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? ऑटोट्रॉफिक, और हेट्रोट्रॉफिक भी कुछ शो करते थे। इनमें मोस्टली ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है, और कुछ जो इनकी स्पीशीज हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करती हैं, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये फीचर्स क्लियर हो गए होंगे इसके। इसके बाद जैसे हमने डोमेन आर्किया का किंगडम देखा था, किंगडम आर्किया बैक्टीरिया, ऐसे ही डोमेन बैक्टीरिया को भी आगे किंगडम जो है वो डिवाइड किया गया है, और इसको भी एक ही किंगडम में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो किंगडम है किंगडम यू बैक्टीरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, जहां पे भी यू का वर्ड आए ना, EU, इसका मतलब होता है ट्रू, ठीक है। जहां पे भी ये वर्ड यूज हो तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है ट्रू, ठीक है। तो इनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। अब टीयर स्टूडेंट्स, इनका किंगडम है यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा चेन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, चेन्स भी बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स, और क्लस्टर्स बनाते हैं, गुच्छे बनाते हैं, ठीक है। अलावा अच्छा, और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये जो है बैक्टीरिया जो होते हैं ये तो आपको पता है हार्मफुल होते हैं, डिजीज काज करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी डिजीज काज करते हैं ये भी आपको पता ही होगा। अच्छा, ये डिजीज काज करते हैं, बहुत सारी डिजीज काज करते हैं, ठीक है। तो ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बेनिफिशियल भी हैं क्योंकि ये डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एंड पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं इकोलाई और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अभी जो साइनोबैक्टीरिया है ना डियर स्टूडेंट्स, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है, और ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको डोमेन बैक्टीरिया क्लियर हो गया होगा और इनमें डिफरेंसेस भी पता चल गए होंगे, ठीक है, कि कौन से डिफरेंसेस थे जिनकी बेस पे ये दोनों यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, लेकिन इनको डिफरेंट डोमेन डिवाइस की गई, इनको डिफरेंट डोमेन्स में रखा गया, ठीक है, और इनके किंगडम्स भी आपको पता चल गई होंगी, इनकी एग्जांपल्स भी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब इन दो डोमेन्स के बाद जो थर्ड डोमेन है हमारे पास वो है डोमेन यूकैरिया, ठीक है। अब हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, थर्ड डोमेन हमारे पास है डोमेन यूकैरिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, डोमेन यूकैरिया का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। डोमेन यूकैरिया में आगे 4 किंगडम्स आ जाते हैं, ठीक है। 4 किंगडम्स थे जिनकी जो है डोमेन वो यूकैरिया बना दी गई थी, ठीक है। वो कौन कौन से किंगडम थे? प्रोटिस्टा थे, ठीक है, उनमें किंगडम प्रोटिस्टा था, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम
एनिमेलिया था, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, जिसकी बेस पे इन्हें किंगडम यूकेरिया में रखा। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम सेल टाइप ही देखेंगे, ठीक है। जो दोनों किंगडम थे जो हमने पहले पढ़े हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने थे और यूनिसेलुलर थे, ठीक है। अब ये जो है ये यूकेरियोटिक सेल से मिलके बने हैं। जितने भी यूकेरिया में आ जाएंगे ना ऑर्गेनिजम्स, वो सारे यूकेरियोट्स हैं, ठीक है, यानी यूकेरियोटिक सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। यूकेरियोटिक का मतलब क्या होता है? यू का मतलब मैंने आपको पहले बताया ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। यानी इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इन ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है, और क्योंकि ये यूकेरियोटिक सेल से मिलके बने हैं इसलिए इन्हें यूकेरियोट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स, जो हमने पहले दो डोमेन देखी हैं, डोमेन आर्की और डोमेन बैक्टीरिया, वो दोनों यूनिसेलुलर थे। और डियर स्टूडेंट्स, जो डोमेन आर्किया है इनमें जो यूकेरियोट्स हैं सारे, इनमें सारे यूकेरियोट्स हैं ना, तो वो यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं, दोनों तरह के हैं, ठीक है। उनमें यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स भी आ जाएंगे और उनमें मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। हैं सारे यूकेरियोट्स, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है, ठीक है, चारों। ये चारों क्या है? यूकेरियोट्स हैं, ठीक है। लेकिन इनमें जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, ठीक है। और जो फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है, ये मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स हैं, ठीक है। आपको समझ आया ना? हैं तो सारे यूकेरियोट्स, लेकिन ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं और ये तीनों जो हैं वो मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये तो क्लियर हो गई है इनकी सेल टाइप, ठीक है। डिफरेंस आ गया ना पीछे बाकी दोनों डोमेन से इस डोमेन में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखी है? सेल वॉल। अब इनकी सेल वॉल डिफरेंट है, ठीक है। एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी है, फंजाई है उसकी काइटन से मिलके बनी है, ठीक है। प्रोटेस्टा में फिर आगे वैरायटी आ जाती है, डिफरेंट। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन इसमें आर्किया में, ठीक है। दोनों में न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन इनमें न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस मौजूद है और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद है, और उसके अंदर डीएनए भी मौजूद है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसमें राइबोसोमल आरएनए था, ठीक है। और डोमेन बैक्टीरिया में डीएनए था लेकिन साइटोप्लाज्म में था, न्यूक्लियस नहीं था। और इनमें न्यूक्लियस भी मौजूद है और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, काफी ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने, इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इनमें काफी ज्यादा ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है। ये फिर फर्दर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड किस तरह से होती हैं, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है, ये जो डोमेन आर्किया होते हैं इनमें न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और इनमें जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आगे इनकी मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी हैं। जो किंगडम है उन दोनों का तो एक ही किंगडम ही था, ठीक है। इनके चार किंगडम है, किंगडम प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। और ये पाए कहाँ जाते हैं ये तो आपको खुद ही पता होगा, एनिमल्स कहाँ होते हैं, ठीक है। प्लांट्स कहाँ होते हैं? फंजाई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको डोमेन यूकेरिया क्लियर हो गया होगा, सेल टाइप, उसकी प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ डीएनए, सेल वॉल कंपोजिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और आगे उसके किंगडम और एग्जांपल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको तीनों डोमेन समझ आ गई होंगी, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने तीनों डोमेन्स को स्टडी किया है, ठीक है। मैंने आपको कंपैरेटिवली स्टडी करवाया है तीनों डोमेन्स को, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को ऐसे हेडिंग बना के लिखेंगे ना तीनों की, सेल टाइप यानी आप कंपैरिजन ही दे दें, ठीक है, सेल टाइप दे दें तीनों का, उसके बाद आप सेल वॉल कंपोजिशन बता दें, न्यूक्लियस का बता दें प्रेजेंट है या नहीं है, फिर आप डीएनए बता दें, डीएनए इसमें डीएनए है, इसमें आरएनए है, ठीक है। और उसके बाद आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दें, उसके बाद आप इन्वायरमेंट और एंड पे आप एग्जांपल दे दें, ठीक है। तो ये, और अगर आप इस तरह से याद भी करेंगे ना, ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने आपको पढ़ाया, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा इनको याद रखना, ठीक है। और इंशाल्लाह आप जिंदगी में कभी इनको भूलेंगे नहीं, ठीक है। अलावा डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक से बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाता है, कंपैरिजन भी आ जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, आप इसी तरह इनको पॉइंट्स को, जैसे मैंने आपको समझाया है, तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको लेक्चर समझाया, अगर आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे अपने पास, ठीक है, और इसी तरह से एग्जाम में लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। और मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।